बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर का बाल्यावस्था एवं विकास जो फर्स्ट पेपर है उसका हमारा टॉपिक चल रहा था स्मृति। आज हम स्मृति के अंग के बारे में चर्चा करेंगे कि स्मृति के कौन कौन से अंग होते हैं। स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति या स्मरण की पूर्ण क्रिया के निम्नलिखित 4 अंग या पद या खंड बताए गए हैं। तो देखिए, वुडवर्थ ने स्मृति के 4 पद बताए हैं। पहला है सीखना। स्मृति का पहला अंग है सीखना। हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसको हम सबसे पहले सीखना, उसके लिए हमको सबसे पहले उसे सीखना पड़ता है। गिलफोर्ड का कथन है, किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आदि से अधिक लड़ाई जीत लेना है। तो देखिए, वुडवर्थ ने स्मृति के पहले अंग को बताया है कि पहला जो पद है स्मृति का वो सीखना होता है। स्मृति का पहला अंग सीखना है और हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसको हम सबसे पहले उसके लिए हमको सबसे पहले उसको सीखना पड़ता है। गिलफोर्ड ने कहा है कि किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आदि से अधिक लड़ाई जीत लेना है। दूसरा है धारण करना। स्मृति का दूसरा अंग धारण करना होता है। इसका अर्थ है कि सीखी हुई बात का मस्तिष्क में संचित रखना। सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना। हम जो बात सीखते हैं वह कुछ समय के बाद हमारे अचेतन मन में चली जाती है। वहाँ वह निष्क्रिय दशा में रहती है। इस दशा में कितने समय तक संचित रह सकती है ये व्यक्ति की धारण शक्ति पर विशेष निर्भर रहता है। रायबर्न का मत है कि अधिकांश व्यक्तियों की धारण शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन न होने के बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अनुभव को अधिक समय तक स्मरण रखने में सहायता देती हैं। ये बातें निम्न प्रकार हैं। पहली है, स्वस्थ व्यक्ति सीखी हुई बात को अधिक समय तक स्मरण रखता है। दूसरी है, अधिक अच्छी विधि से सीखी बात अधिक समय तक स्मरण रहती है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाता है उतने ही अधिक समय तक वह स्मरण रहती है। रुचि और ध्यान से सीखे जाने वाली बात अधिक समय तक स्मरण रहती है। कठिन और जटिल बात की अपेक्षा सरल और रोचक बात अधिक समय तक स्मरण रहती है। अत्यधिक दुख, सुख, भय, निराशा आदि की बातें मस्तिष्क पे इतनी गहरी छाप अंकित कर देती है कि वो बहुत दिनों तक स्मरण रहती है। पुनः स्मरण तीसरा है। पुनः स्मरण स्मृति का तीसरा अंग क्या है? पुनः स्मरण। इसका अर्थ है कि सीखी हुई बात का अचेतन मन से चेतन मन में लाना। जो बात जितनी अच्छी तरह धारण की गई उतनी ही सरलता से उसको पुनः स्मरण होता है, पर ऐसा सदैव नहीं होता। भय, चिंता, शीघ्रता, परेशानी आदि पुनः स्मरण में बाधा उपस्थित करती हैं। बालक भय के कारण भलीभांति स्मरण पाठ को अच्छी तरह नहीं सुना पाता। हम जल्दी से बहुत से काम करना भूल जाते हैं। चौथा है पहचान। स्मृति का चौथा अंग है पहचान। इसका अर्थ है फिर याद आने वाली बात में किसी प्रकार की गलती न करना। उदाहरण के लिए, हम 5 वर्ष पूर्व मोहनलाल नामक व्यक्ति से दिल्ली में मिले थे। जब हम उससे फिर से मिलते हैं तब उसके संबंध में सब बातें ठीक ठीक पुनः स्मरण हो जाता है। हम ये जानने में किसी प्रकार की गलती नहीं करते कि वह कौन है, उसका क्या नाम है, हम उससे कब और कहाँ मिले थे आदि। तो ये होती है पहचान। अब है स्मृति के लक्षण। जीवन में वही व्यक्ति सफलता के शिखर पे पहुंचता है जिसकी स्मृति अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति भूतकाल की घटनाओं का स्मरण कर वर्तमान में उसका लाभ उठाकर भविष्य को अच्छा बनाता है। स्टाउट के अनुसार अच्छी स्मृति में निम्नलिखित गुण और या विशेषताएं होती हैं। पहला है शीघ्र अधिगम। अच्छी स्मृति का पहला गुण जल्दी सीखना या याद होना। जो व्यक्ति किसी बात को शीघ्र सीख लेता है उसकी स्मृति अच्छी समझी जाती है। उत्तम धारण शक्ति। अच्छी स्मृति का दूसरा गुण है सीखी हुई बात को बिना दोहराए देर तक स्मरण रखना। जो व्यक्ति एक बात को जितने अधिक समय तक मस्तिष्क में धारण रख सकता है उसकी स्मृति उतनी ही अधिक अच्छी होती है। शीघ्र पुनः स्मरण। अच्छी स्मृति का तीसरा गुण है सीखी हुई बात का शीघ्र याद आना। जिस व्यक्ति को सीखी हुई बात जितनी जल्दी याद आती है उसकी स्मृति उतनी ही अधिक अच्छी होती है। शीघ्र पहचान। अच्छी स्मृति का चौथा गुण है शीघ्र पहचान। किसी बात को शीघ्र पुनः स्मरण ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ये आवश्यक है कि आप शीघ्र
ही ये जान जाएं कि आप किस बात को स्मरण करना चाहते हैं, वही बात आपको याद आई। आवश्यक बातों की विस्मृति, जो अनावश्यक बातें हैं, आवश्यक बातें की विस्मृति, यानी जो ज़रूरी नहीं है बातें, उनको भुला देना। अच्छी स्मृति का 5वां गुण है अनावश्यक या व्यर्थ की बातों को भूल जाना। यदि ऐसा नहीं है तो मस्तिष्क को व्यर्थ में बहुत सी ऐसी बातें स्मरण रखनी पड़ेगी जिसकी भविष्य में कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। वकील मुकदमे के समय उससे संबंधित सब बातों को याद रखता है, पर उसके समाप्त होने पर उनमें से जो अनावश्यक बातें हैं उनको भूल जाता है। उपयोगिता, अच्छी स्मृति का अंतिम गुण है उपयोगिता। इसका अभिप्राय यह है कि वही स्मृति अच्छी होती है जो अवसर आने पर उपयोगी सिद्ध होती है। यदि परीक्षा देते समय बालक स्मरण की हुई बातों को लिखने में सफल हो जाता है तो उसकी स्मृति उपयोगी है, अन्यथा नहीं। तो ये स्मृति के 6 लक्षण हैं: शीघ्र अधिगम, उत्तम धारण शक्ति, शीघ्र पुनःस्मरण, शीघ्र पहचान, अनावश्यक बातों की विस्मृति और उपयोगिता। तो इस प्रकार से ये स्मृति के जो विशेषताएं हैं वो संपूर्ण हुई हैं। अब हम स्मृति के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे कि स्मृति के नियम कौन कौन से हैं। स्मृति के नियम व दशाएं हैं जो अनुभव के पुनः स्मरण में सहायता देते हैं। तो B.N. झा का मत है कि स्मृति क्या है? स्मृति वे नियम और वो दशाएं हैं जो अनुभव के पुनः स्मरण में सहायता देती हैं। झा का कथन से अभिप्राय है कि स्मृति के नियमों को स्मरण में सहायता देने के नियम भी कह सकते हैं। तो झा के अनुसार जो नियम है वो इस प्रकार है। आदत का नियम, इस नियम के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि हम बिना विचार उसको व्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। तो आदत के नियम में झा क्या कहते हैं कि जिस नियम के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि हम में बिना विचारे उसको व्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोगों को आधे पौने ढैये आदि के पहाड़े रटे रहते हैं। इनको बोलते समय उनकी अपनी विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता। B.N. झा के शब्दों में इस नियम को लागू करने के लिए केवल मौखिक पुनरावृत्ति बहुत काफ़ी है। इसका संबंध यांत्रिक स्मृति से है। निरंतरता का नियम, इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं। अतः हमें उनका स्मरण रखने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए मधुर संगीत को सुनने या किसी दर्दनाक घटना को देखने के बाद हम लाख प्रयत्न करें पर उसको भूल नहीं पाते। काल्सनिक व डेवर के शब्दों में निरंतरता का नियम तत्कालीन स्मृति में महत्वपूर्ण कार्य करता है। परस्पर संबंध का नियम, इस नियम को साचार्य का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अनुभव से संबंधित करते हैं तब उनमें से किसी एक का स्मरण होने पर हम दूसरे को स्वयं ही स्मरण हो जाता है। यानी परस्पर संबंध का नियम, हम इसको साचार्य का नियम भी कहेंगे। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अनुभव से संबंधित कर देते हैं तब उनमें से किसी एक का स्मरण होने पर हम दूसरे का स्वयं ही स्मरण हो जाता है। उदाहरण के लिए जो बालक गांधी जी का जीवन से परिचित है उनको सत्याग्रह के सिद्धांतों या भारत छोड़ो आंदोलन से सरलतापूर्वक परिचित कराया जा सकता है। गांधी जी के जीवन की इन घटनाओं का संबंध होने के कारण बालकों को ये घटना स्मरण होने पर दूसरी घटना अपने आप याद आ जाती है। स्टैंड एवं ऑगडन एक तथ्य और दूसरे तथ्यों में जितने अधिक संबंध स्थापित किए जाते हैं उतनी अधिक सरलता से उस तथ्य का स्मरण हो जाता है। तो इस प्रकार हमने स्मृति के नियम, स्मृति की लक्षण या विशेषता और स्मृति के अंगों के बारे में चर्चा की है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।